जी हाँ दोस्तों, तो आप कैसे हैं? सेल्फ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और ये जो चैप्टर है, मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो चलिए, अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे सेल्फ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो हमारा जो पहला टॉपिक है वे क्या है? रिप्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिप्रोडक्शंस का मतलब होता क्या है। अब देखिए, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू इंडिविजुअल को क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। मतलब ह्यूमन बींग्स है, तो अगर ह्यूमन बींग्स है तो अगर ह्यूमन बींग्स ने अगर मिलकर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करेगा तो ह्यूमन बींग्स ही पैदा होगा, नहीं कि मंकी पैदा हो जाएगा, नहीं कि गधा पैदा हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो स्पीसीज आपस में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना, तो जो भी उनका न्यू इंडिविजुअल का जो प्रोडक्शंस होगा वे सेम स्पीसीज का होगा। ठीक है? अब देखिए, जो रिप्रोडक्शंस होता है, तो रिप्रोडक्शंस हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? अब देखिए, किसी भी पॉपुलेशंस को सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉपुलेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर उस पॉपुलेशंस को अगर हम इंक्रीज नहीं करेंगे तो वे जो स्पीसीज है वे क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ह्यूमन बींग्स ने अगर अपना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बंद कर दे तो क्या होगा? इस धरती से ह्यूमन बींग्स एक दिन क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो जितनी भी स्पीसीज होते हैं वे अपने सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शंस करना क्या है? काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? किसी भी स्पीसीज के लिए अगर जो ऑर्गेनिज्म अगर अपना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं करेगा तो उसका पॉपुलेशन क्या होगा? डिक्रीज होने लगेगा। और जब उनका पॉपुलेशन डिक्रीज होगा तो वे स्पीसीज क्या हो जाएगा? एक दिन इस धरती से खत्म हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन किसी भी स्पीसीज के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए, आज का ये जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक क्या बोल रहा है? डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है क्या वे अपना कार्बन कॉपीज को क्रिएट कर सकता है? तो इस चीज को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डीएनए का एक फुल फॉर्म देखेंगे। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो अब देखिए, ये जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए होता है, या आप इसको क्रोमोजोम्स बोल लीजिए, ठीक है ना? तो ये जो क्रोमोजोम्स होता है या जो डीएनए होता है ये कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के पास होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, या आप डीएनए की, चलिए मैं बात कर लेता हूँ। तो जो डीएनए होता है या जो क्रोमोजोम्स होता है वे किसी भी कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसे मान लिए कि पेरेंट्स से अगर बच्चे में अगर उस कैरेक्टर को अगर ट्रांसफर करना है, ठीक है ना, तो वहां पर ये जो क्रोमोजोम्स है ये वहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप गांव में जाते हैं तो जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं या जो थोड़ा सा एजेड होते हैं तो वे आपका चेहरा देखकर बता देते हैं कि अच्छा, आप इनके लड़के हैं। तो ऐसा इन्होंने कैसे बता दिया? क्योंकि आपका जो चेहरा है
वे आपके पेरेंट से मिलता जुलता है, इसलिए उसने आपका चेहरा आसानी से बता दिया। तो फिर आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता कि मैं इस घर का हूं? तो वे क्या बोलेगा कि आपके पापा या मम्मी से आपका चेहरा मिलता जुलता है। ठीक है। अब देखिए, जब रिप्रोडक्शन का जब प्रोसेस होता है, ठीक है ना, जब रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, तो जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है, तो डीएनए का टू कॉपीज को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। टू कॉपीज को क्या करता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। और फिर उसको दो सेल्स में सेपरेट कर देता है। मतलब जब रिप्रोडक्टिव सेल्स ने टू कॉपीज को प्रोड्यूस किया, तो उस टू कॉपीज को क्या करता है? टू सेल्स में सेपरेट कर देता है। बट ये जो डीएनए का जो कॉपीज है, वे काफी ज्यादा एक दूसरे से सिमिलर होता है, बट ये आइडेंटिकल नहीं होता है। ठीक है ना। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, जो डीएनए का जो कॉपीज होते हैं, वे आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, बट वे एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होते हैं। सो द न्यू इंडिविजुअल हैव स्लाइट वेरिएशंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो अब देखिए, तो जब वे आइडेंटिकल नहीं होगा, तो फिर जो भी उसका जो न्यू इंडिविजुअल जब ये अपना प्रोड्यूस करेगा, तो ये पेरेंट्स के कंपेयर में जो ऑफ स्प्रिंग है, उसमें स्लाइटली क्या होगा? वेरिएशन होगा। अब अपना जो चेहरा है, वे अपने पेरेंट्स से मिलाकर देखिए, तो आपका जो चेहरा होगा ना, या मतलब आपके अंदर जो भी कैरेक्टर्स होंगे, वे पेरेंट्स से क्या होगा? स्लाइटली डिफरेंट होगा। तो क्या होता है ना, कि जब पेरेंट्स से जब ऑफ स्प्रिंग का रिप्रोडक्शन होता है, तो उनके अंदर थोड़ा सा तो वेरिएशन होता ही है। तो ये जितने भी स्पीसीज होते हैं, तो उनके अंदर वेरिएशंस और एवोल्यूशंस तो होता ही होता है। जो पुराने स्पीसीज है उनके अंदर नहीं होगा, बट जो नए स्पीसीज आने वाले हैं, उनके अंदर वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है। तो चलिए, आज का जो तीसरा टॉपिक है वे क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। तो ये जो वेरिएशंस होता है, वे हमारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है ना। ये हमारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इस टॉपिक को समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो वेरिएशंस होता है, वे हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है। अब देखिए, किसी भी बड़ी को डिजाइन को मेंटेन करने के लिए या अपने सरवाइव करने के लिए वेरिएशंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि कल को अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो फिर आप इस टेम्परेचर में या जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन होगा या जो वाटर लेवल्स होगा, ये आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा। तो जितने भी स्पीसीज होते हैं, उनके अंदर तो वेरिएशंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनके अंदर वेरिएशन नहीं होगा, तो अगर मान लीजिए कल को अगर हमारा इकोसिस्टम चेंज हो गया, तो जब इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा ना, तो वे स्पीसीज सरवाइव नहीं कर पाएगा। और जब स्पीसीज सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो जाहिर सी बात है, वे सारे के सारे स्पीसीज क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो वेरिएशन होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये जो वेरिएशंस होता है ना, वे किसी भी इकोसिस्टम में वे अपने आप को क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है। ठीक है। चलिए, मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप बिहार में हैं या पटना सिटी में रहते हैं। तो मान लीजिए कल को आप जम्मू एंड कश्मीर चले गए, तो आपको स्टार्टिंग में क्या होगा? थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट बाद में जो आपका जो बड़ी है, वे उस इकोसिस्टम के साथ क्या होगा? एडजस्ट कर लेगा। ठीक है ना। तो देखो, किसी भी स्पीसीज के लिए, मैं सिर्फ यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रहा हूँ,
इस दुनिया में जितने भी स्पीसीज है उनको इस नेचर में सरवाइव करने के लिए या इस इकोसिस्टम में सरवाइव करने के लिए उनके अंदर वेरिएशंस होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर उनके अंदर वेरिएशन नहीं होगा तो फिर कल को आने वाले हमारा इकोसिस्टम अगर चेंज हो गया तो उसमें ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे और फिर इन स्पीसीज का क्या होगा, विलुप्त हो जाएंगे पूरी तरह से। तो आज का जो हमारा जो चौथा टॉपिक है वे क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। अब देखिए जो रिप्रोडक्शंस होते हैं वे दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का मतलब होता क्या है। अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का मतलब होता है कि जब उनके अंदर रिप्रोडक्शन का जब प्रोसेस होता है ना तो वहां पर सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वहां पर सिर्फ क्या होते हैं, सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। तो सिंगल पेरेंट के द्वारा ही उनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो अगर किसी सिंगल पेरेंट के द्वारा अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बोलते हैं। अब मैं बात करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों होता है। बट असेक्सुअल में क्या होता है, या तो आइदर मेल होगा नहीं तो आइदर फीमेल होगा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन प्रोसेस को करवाने के लिए इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, एक मेल और एक फीमेल। तो ये मेल और फीमेल मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर जब रिप्रोडक्शन का जब प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पर एक न्यू ऑफस्प्रिंग का रिप्रोडक्शन करेगा लोग, ठीक है। अब देखिए ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे फिजन हो गया, बर्डिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, एक्सेट्रा। तो सबके बारे में हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये जो फ्यूजन होता है तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये यूनिसेलुलर होता है, मतलब इसके पास सिर्फ सिंगल सेल ही होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना कि जो फ्यूजन्स होता है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिजन इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू और मोर न्यू इंडिविजुअल्स। अब देखिए आपको यहाँ पर ये जो स्लाइड दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब देखिए तो ये जो फ्यूजन्स होता है ना तो इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने आप को क्या करते हैं, खुद से डिवाइड करते हैं। और जब अपने आप को डिवाइड करते हैं तो वहां पर न्यू इंडिविजुअल सेल्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब मान लीजिए कि 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बाइनरी फ्यूजन्स के बारे में। अब देखिए ये जो बाइनरी फ्यूजन्स होता है ना तो मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म है तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब कहने का मतलब है कि जो इनका न्यूक्लियस होता है तो उस न्यूक्लियस को क्या करेगा, दो न्यूक्लियाई में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब आपके पास एक सिंगल न्यूक्लियस था तो उस सिंगल न्यूक्लियस को क्या किया ना, वहां पर टू न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन किया। तो जब वहां पर दो न्यूक्लियाई का जब फॉर्मेशन होगा तो फिर क्या करेगा कि जो इनका जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो इनका बॉडी है वे अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड करेगा।
तो जब वहाँ पर डिवाइड करेगा तो वहाँ पर टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशंस करेगा। मतलब जब साइटोप्लाज्मा का जब डिविजन्स होगा तो वहाँ पर टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। एग्जाम्पल जैसे एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एक्सेट्रा। अब मैं बात करूँगा मल्टीपल फिजन्स के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो मल्टीपल फिजन्स होता है ये भी एक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, बट ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ना ये बहुत सारे डॉटर सेल्स में क्या करता है, अपने आप को डिवाइड कर लेता है, जिसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन्स में क्या होता है ना कि एक ऑर्गेनिज्म होता है और वे ऑर्गेनिज्म क्या करता है ना, ये अपने आप को बहुत सारे डॉटर सेल्स में क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक समय में बहुत सारे मल्टीपल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशंस करता है। अगला है बडिंग, जो सेकंड है वे क्या है, बडिंग। अब देखिए ये जो बडिंग होता है ये इन दिस मेथड अ बड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द बॉडी देन डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना कि जैसे मान लीजिए कि आप ये जो बर्ड होता है, बर्ड बर्ड, तो देखिए आपको यहाँ पर इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ये जो बाहर की तरफ जो निकला हुआ है ना, तो अब इस ऑर्गेनिज्म से क्या करेगा ना कि जब मैं उस बर्ड को काटूंगा, ठीक है ना, जब मैं उस बर्ड को कट करूंगा तो फिर ये क्या करेगा ना कि वे जो बर्ड होता है वे फिर से वहां पर क्या करेगा, न्यू इंडिविजुअल को आसानी से रिप्रोड्यूस कर देगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में हो गया हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर तो सिर्फ सिंगल पेरेंट है ना, यहाँ पर क्या है, सिर्फ सिंगल पेरेंट है। और सिंगल पेरेंट से जब हमने बर्ड को कट करके दूसरे जगह लगा दिया तो वे आसानी से क्या करेगा, सरवाइव कर जाएगा। फिर आप उसको कट करके दूसरी जगह लगाइए तो क्या करेगा, आसानी से सरवाइव कर जाएगा, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जो तीसरा है वे क्या है, रीजनरेशन है। वे क्या है, रीजनरेशन है। अब देखिए रीजनरेशन प्रोसेस में क्या होता है ना कि अब यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म है और आपने उसको तीन पार्ट में कट कर दिया। आपने उसको क्या किया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो फिगर दिखाई दे रहा है ये फिगर किसका दिखाई दे रहा है, हाइड्रा का दिखाई दे रहा है। तो हाइड्रा को मैंने क्या किया, उसको सबसे पहले हमने तीन पार्ट में कट कर दिया या दो पार्ट में कट कर दिया, ठीक है ना। तो जब आप दो पार्ट में कट करिएगा तो वहां से टू न्यू इंडिविजुअल क्या हो गए, प्रोड्यूस कर गए। मतलब आप इनको 10 पार्ट में भी डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक प्लानेरिया है तो आप उस प्लानेरिया को अब मान लीजिए कि पास 5 पीसेज में भी अगर डिवाइड कर देते हैं तो वहां पर 5 न्यू इंडिविजुअल क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो रीजनरेशन में क्या होता है, आप इसको कहीं से भी कट कर दीजिए, कहीं से भी कट कर दीजिए, ये अपने आप को क्या करेगा, रिप्रोड्यूस कर लेगा। बट देखिए जो इंसान के अंदर ये जो ह्यूमन बींग्स होता है, तो अगर ह्यूमन बींग्स के अंदर भी रीजनरेशन का प्रोसेस होता तो कितना अच्छा होता। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना कि जो रीजनरेशन का जो प्रोसेस होता है वे काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। वे काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ह्यूमन बींग्स में भी अगर रीजनरेशन का प्रोसेस होगा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए मैं समझता हूँ कि क्यों अच्छा होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपने तो सुना है कि अगर यहाँ पर कोर्ट में अगर कोई गवाही देता है तो उनको क्या किया जाए, मार दिया जाता है, लोग मार देते हैं। तो अगर ये रीजनरेशन का अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो मैं क्या करूँगा, उसका आप किसी भी बड़ी पार्ट्स का कहीं से भी कट कर लीजिए, फिर से वे इंसान बन जाएगा, तो कितना अच्छा होता। बट ये जो रीजनरेशन का जो प्रोसेस है ना वे ह्यूमन बींग्स के पास नहीं है। अगर ये रीजनरेशन का प्रोसेस होता तो कितना अच्छा होता।
फिर इस दुनिया में तो कोई इंसान मरता ही नहीं जो हमारा प्यारा होता, जैसे पेरेंट्स हमारे प्यारे होते, तो आप क्या कर लेते, उनको फिर से आप रिप्रोड्यूस कर सकते थे। तो बट रीजनरेशन का प्रोसेस ह्यूमन बींग्स के पास तो नहीं है। अगला है फ्रैगमेंटेशन। अब देखिए, ये जो फ्रैगमेंटेशन होता है ना, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो इस ऑर्गेनिज्म को आप जब छोटे छोटे पीसेज में अगर डिवाइड भी कर देते हैं, तो जो इसका एक फ्रैगमेंट होता है ना, वे न्यू इंडिविजुअल में अपने आप को क्या करेगा, रिप्रोड्यूस कर लेगा, मतलब फिर से इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में स्पाइरोगाइरा है, तो आप स्पाइरोगाइरा का जो एक फ्रेगमेंट होता है ना, तो इस फ्रेगमेंट को कट कीजिएगा, तो फिर से ये न्यू इंडिविजुअल में अपने आप को क्या करेगा, प्रोड्यूस कर लेगा। अगला है स्पोर फॉर्मेशंस। अब देखिए, मैं स्पोर फॉर्मेशंस की बात करूंगा। तो देखिए, इन दिस मेथड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया प्रोड्यूस टाइनी सेल्स कॉल्ड स्पोर्स। अब देखिए, ये जो स्पोरेंजिया आपको ये जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या करता है ना, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोर्स भी बोलते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, कि जो ये स्पोरेंजियम होते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। तो जब ये ब्रस्ट करता है, जब ये ब्रस्ट करता है, तो इसके अंदर से क्या करते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। मतलब जब ये ब्रस्ट करेगा, जब ये मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना, तो ये अपने आप को क्या करेगा, फिर से एक न्यू इंडिविजुअल में ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है ना, मतलब इनका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस है, पेंसिलियम है, एक्सेट्रा। तो स्पोर फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में क्या होता है ना, हम रूट, स्टेम और लीफ से नए प्लांट्स का प्रोडक्शंस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में डेलिया, स्वीट पोटैटो। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, हम इनके रूट से एक नया प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जिस प्लांट का रूट लिए है, वही प्लांट्स का प्रोडक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने स्वीट पोटैटो का आपने रूट लिया और अश्वगंधा प्लांट्स बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप जिस प्लांट्स का रूट लेंगे, उसी प्लांट का प्रोडक्शन होगा। अब जैसे पोटैटो हो गया, आप अदरक का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो अगर आप इनका स्टेम से, तो आप अगर इनके स्टेम को अगर मान लीजिए कि आप मिट्टी में लगा देते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, नया प्लांट्स का प्रोडक्शन आसानी से हो जाएगा। अब जैसे लीफ में वायरोपाइलम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप इसका पत्ते को तोड़कर, तो जब आप इस पत्ते को तोड़कर जब आप इस मिट्टी में लगाइएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो सिंपल सा भाषा में बोलूँ कि जो प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जो रूट होते हैं, स्टेम होते हैं और लीफ होते हैं, तो उनसे नया प्लांट्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है, ठीक है ना। और आपने तो सुना होगा कि जो प्लांट्स होता है, वे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ही मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, चाहे फ्लावर्स हो चाहे फ्रूट्स हो। देखिए, सीड से भी इनका प्रोडक्शंस होता है, सीड से भी इनका क्या होता है, प्रोडक्शंस होता है। बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे रोज हो गया, जैस्मीन हो गया, बनाना हो गया, एक्सेट्रा हो गया। तो ये सब जो प्लांट्स होता है ना, इसका कोई सीड्स प्रोड्यूस नहीं करना चाहता है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, कि इनके स्टेम और रूट के माध्यम से नए प्लांट्स का प्रोडक्शन आसानी से करवा देते हैं।
अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, आजकल हम इसको आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा भी करवा सकते हैं, जैसे कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया और ग्राफ्टिंग हो गया, ठीक है ना। खैर मैं कटिंग का एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। तो कटिंग में क्या करते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि रोज का आप स्टेम काट लीजिए, ठीक है ना। आप रोज का बहुत सारे स्टेम्स को कट कर लीजिए और फिर उसको क्या किए, मिट्टी में लगा दीजिए, तो वे प्लांट्स क्या होगा, अपने आप ग्रो कर जाएगा। अब मैं बात करता हूँ लेयरिंग की, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको जैस्मीन का दूंगा। तो आप एक काम कीजिए कि आप सपोज कीजिए कि एक जैस्मीन का प्लांट है, तो आप क्या कीजिए ना कि जो उसका स्टेम है, मतलब जो स्टेम जो उसके निकले हुए होते हैं, तो आप क्या कीजिए ना कि उसके पास में एक गड्ढा खोदिए, और गड्ढा खोदने के बाद उसका जो थोड़ा सा जो स्टेम है ना, उसको क्या किए, मिट्टी से ढक दीजिए, ठीक है ना। जब वहां पर जब उसके रूट्स आ जाएंगे ना, तो फिर उसको प्लांट्स को क्या किए, कट कर दीजिए, तो उसको हम लेयरिंग मेथड बोलते हैं। और ग्राफ्टिंग मेथड उसको बोलते हैं कि आप चाहते हैं कि अमरूद का पेड़ भी हो और आम का पेड़ भी हो, तो मैं क्या करूंगा, ग्राफ्टिंग मेथड के द्वारा हम उसको लगा सकते हैं। तो उस ये जो पेड़ होगा उस पे आम भी होगा और अमरूद भी होगा, और ये चीज पॉसिबल है। तो ये सब जो चीजें वे किसके थ्रू पॉसिबल है, ग्राफ्टिंग मेथड के द्वारा ये सब चीजें पॉसिबल है, ठीक है। तो जो हमारा अगला पार्ट है वे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब देखिए सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। अब देखिए ये जो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैटल। और ये वाला जो है, मतलब आपको सीड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओब्यूल। ये जो आपको ये जो हरा वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है पत्ते की तरह, उसको क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टिकल बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंडुकल बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। फिर ओवरी के ऊपर क्या है, इसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस फिगर को अच्छे से देख लीजिएगा, और ये फिगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ये फिगर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो स्टेमेन होता है और ये जो पिस्टल होता है, तो ये फ्लावर्स का क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ठीक है ना। ये जो स्टामन है और ये जो पिस्टल है, तो ये सब क्या है, फ्लावर के एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। तो ये जो स्टामन होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ये स्टामन क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स इन द एंथर। अच्छा, तो ये जो स्टामन है, तो स्टामन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये जो स्टामन होता है ना, ये पॉलन ग्रेन्स को क्या करता है, एंथर में प्रोड्यूस करता है। तो जब पॉलन ग्रेन्स को एंथर के अंदर जब इनका प्रोड्यूस करता है, तो उनके अंदर क्या होता है, मेल जर्म सेल होता है, जिसको हम मेल गैमीट भी बोलते हैं। और ये जो पिस्टल होता है, तो ये पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो ये पिस्टल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये जो पिस्टल होता है, तो ओवरी में क्या करता है, ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करता है। ये ओवरी में क्या करता है, ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करता है। और इसके अंदर क्या कंटेन होता है, फीमेल जर्म सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग फीमेल गैमिट सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा, पॉलिनेशन की बात करूंगा, मैं पॉलिनेशन की बात करूंगा। तो देखिए जब the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of flower is called pollination। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है ना कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो जब पॉलन ग्रेन्स का
एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। और ये जो पॉलिनेशन प्रोसेस होता है वे किसके द्वारा होता है, बाय विंड, वाटर और इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। ठीक है ना। अब देखिए ये जो पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन उसको बोलते हैं जिस फ्लावर में मतलब उसी सेम फ्लावर में अगर पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो गया तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। आई रिपीट, सेल्फ पॉलिनेशन उसको बोलते हैं अगर किसी सेम फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स का जब एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और दूसरा क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन उसको बोलते हैं जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पॉलन ग्रेन्स का जब एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। आई रिपीट, क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलते हैं, जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जब पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। और ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना, ये कैसे होता है, या तो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, या तो विंड के द्वारा होता है, या वाटर के द्वारा होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इंसेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये जो मधुमक्खी होती है, हनी बी, तो हनी बी मान लीजिए कि अगर उस फ्लावर पे बैठी और फिर जाके दूसरे फ्लावर पे बैठेगी तो होता क्या है ना कि जब हनी बी जब एक फ्लावर पे बैठती है तो हो सकता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हो गए वे उसके बड़ी में क्या होते हैं, चिपक जाता है। और फिर यही जब हनी बी जब दूसरे फ्लावर पे जाके बैठती है तो उसकी बड़ी के अंदर ये जो पॉलन ग्रेन जो चिपका हुआ था तो हो सकता है कि वे स्टिग्मा में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से पॉलिनेशन होता है। देखिए जो पॉलिनेशन होता है वे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर मान लीजिए कि अगर पॉलिनेशन होगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर किसी भी फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, फ्रूट्स या फ्लावर्स का फॉर्मेशन होगा ही नहीं ना। जब उनके अंदर पॉलिनेशन होगा ही नहीं तो फिर फ्रूट्स और पॉलिनेशन तो पॉसिबल है ही नहीं। जो हमारा अगला टॉपिक है वे क्या है, फर्टिलाइजेशन है। ठीक है ना। बट फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले देखिए इस स्लाइड में एक डायग्राम है, तो इस वीडियो को पॉज करके आप इस डायग्राम को लिख लीजिए, या इस वीडियो को पॉज करके आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है। तो अब देखिए, तो फर्टिलाइजेशंस में क्या होता है ना कि जब आफ्टर द पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, अच्छा, जब पॉलन ग्रेन्स का जब एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है तो वहां पर एक पॉलन ट्यूब को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। मतलब ये जो डायग्राम है ना, तो आपको देखिए ये जो रेड वाला ये जो वायर दिखाई दे रहा है ना, वायर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा क्या है, पॉलन ट्यूब है। तो जब पॉलन ग्रेन का जब एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है तो वहां पर क्या करता है, पॉलन ट्यूब को प्रोड्यूस करता है। और ये जो पॉलन ट्यूब होता है ना, स्टाइल से पास होते हुए फिर ये कहां पर एंटर करता है, ओवरी एंड ओव्यूल में। देखिए सबसे पहले स्टाइल से पास किया, फिर स्टाइल से कहां पर पास करेगा, ओवरी में एंटर करेगा, और फिर ओवरी से कहां पर एंटर करेगा, ओव्यूल में एंटर करेगा। तो अब देखिए, तो ये जो ओव्यूल होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो फीमेल गैमीट होता है और ये जो मेल गैमीट होता है ये वहाँ पर आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। ठीक है ना। और जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो वहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जब ओव्यूल में जब मेल गैमीट सेल और फीमेल गैमीट सेल जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो जायगोट का फॉर्मेशन होगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं।
अब देखिए, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट होता है ना, वे अपने आप को सेवरल टाइम्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड करता है। और फिर वहां पर क्या फॉर्म करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशंस करता है। और फिर ये जो एम्ब्रियो होता है ना, तो फिर इसी एम्ब्रियो को क्या करता है, सीड्स में डेवलप करता है, ठीक है ना। और फिर ये जो ओवरी होता है ना, ये अपने आप को क्या करता है, फ्रूट्स में डेवलप कर लेता है। आई रिपीट, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वे अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है। और डिवाइड करने के बाद क्या करता है, वहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशंस करता है। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो फिर उस एम्ब्रियो को क्या करता है, सीड्स में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये जो ओवरी होता है ना, वे फ्रूट्स में डेवलप हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार पॉज करके देखिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वे क्या है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब देखिए, तो सबसे पहले मैं डायग्राम की बात करता हूं, ठीक है ना। देखिए, ये जो आपको ये जो पिंक वाला ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैडर बोलते हैं या गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं। देखिए, गॉल ब्लैडर के बगल में यहाँ पर ये जो लाइन घिंचा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल के और आगे आइए, यहाँ पर क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड के और नीचे आइए तो यहाँ पर इपिडिडमाइस है। और फिर उसके नीचे क्या है, टेस्टिकल है। फिर इसके साइड में आइए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। और फिर ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इस ह्यूमन बींग्स के अंदर जब हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पढ़ते हैं तो उस पे स्पर्म्स का नाम तो जरूर आता है, ठीक है ना। और ये देखिए, जो स्पर्म्स का ये स्ट्रक्चर है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो स्पर्म्स का है ना, वे भी डायग्राम क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो इसके अंदर दो टेस्टिस होते हैं। कितने टेस्टिस होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उसी को तो हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म्स। मतलब आपके पास ये जो दो टेस्टिस होते हैं ना, तो उस दो टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी स्पर्म्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। और वहां पर एक हार्मोन का भी प्रोडक्शंस करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो टेस्टिस होता है ना, वहां पर स्पर्म्स और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शंस होता है। अब चलिए, अब देखिए नीचे, इट इज कंटेन्ड इन सेक लाइक स्ट्रक्चर कल्ड स्कॉटम। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव में तो यहां पर क्या होता है ना कि एक स्कॉटम होता है। क्या होता है, स्कॉटम होता है, ठीक है। अब ये जो इस टेस्टिस एराइजेज अ ट्यूब। अब देखिए, यहाँ पर जितना भी टेस्टिस होता है तो वहां से क्या होता है, एक ट्यूब का एराइज होता है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो वास डिफरेंस होता है ना, ये जाकर कहाँ पर ज्वाइन करता है, इट ज्वाइंस इनटू द यूरेथ्रा, ठीक है ना। और ये जो यूरेथ्रा होता है ना, ये एक इनक्लोज्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिस। और ये जो पेनिस होता है ना, उसका एक ओपनिंग होता है। क्या होता है, ओपनिंग होता है। तो इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, जेनाइटल पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनाइटल पोर। अगर मान लीजिए कि अगर ओपनिंग नहीं होगा तो फिर स्पर्म्स तो बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है ना। आपका ये जो यूरिन होता है और ये जो स्पर्म्स होता है, दोनों का पाथवे एक ही होता है, ठीक है। और ये जो सेमिनल वेसिकल है और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, तो ये क्या करता है,
ये एक फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है। तो जब ये फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है ना, तो ये स्पर्म्स को क्या करता है, एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और स्पर्म्स को मूव करने में क्या करता है, आसान बना देता है। देखिए, अगर ये सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता तो फिर स्पर्म्स कोई काम का नहीं है। तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करता है, एक फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है जो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और न्यूट्रिशन को मूव करने में क्या करता है, मदद करवाता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वे क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तो इसके पास दो ओवरीज होते हैं। क्या होते हैं, दो ओवरीज होते हैं। तो ये जो दो ओवरी होते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं, नहीं तो एग बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो ओवरीज होता है ना, ये हार्मोन को भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इनके अंदर कौन कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है और ओएस्ट्रोजन होता है, ठीक है ना। तो ये दो टाइप का हार्मोन किस में पाया जाता है, फीमेल में। बट मेल के अंदर क्या होता है, एक ही हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए, ये जो ओवरीज है तो ओवरीज के ऊपर क्या है, एक ट्यूब है जिसको हम लोग ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो ओविडक्ट्स होता है ना, तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेरस भी बोलते हैं, ठीक है ना। और यूटेरस के पास क्या होता है, एक ओपनिंग होता है। क्या होता है, ओपनिंग होता है। और इसी ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं, ठीक है। बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने से पहले आप डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं बात करूंगा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए, जब ह्यूमन बींग्स जब आपस में ये सेक्स करते हैं या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है ना। या जैसे मान लीजिए कि जब लड़का या लड़की की जब शादी होता है तो ठीक है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं यानी सेक्स करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि जो लड़के का जो स्पर्म्स होता है, ठीक है ना, तो जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसके दौरान क्या होता है ना कि जो लड़के का जो स्पर्म्स होता है वे फीमेल के वैजिना में क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है ना। तो जब फीमेल के वैजिना में जब एंटर करता है तो वे स्पर्म कहाँ पर पहुंच जाता है, ओविडक्ट में, ठीक है ना। और ओविडक्ट में वहां पर क्या होता है, एग होता है। क्या होता है, एग होता है। तो उस एग के साथ क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा। मतलब देखिए, ऐसे तो बहुत सारे स्पर्म जाते हैं, बट उस बहुत सारे स्पर्म्स में से जो एक स्पर्म होगा ना, वे ओविडक्ट में जो एग प्रेजेंट होता है तो उस एग के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा। और जब फ्यूज करेगा तो वहां पर जायगोट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। जब वहां पर जायगोट का फॉर्मेशन हो गया तो उस जायगोट को कहां पर प्लांट कर देगा, यूटेरस में प्लांट कर देगा, ठीक है। और फिर ये जो जायगोट है ये अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने के बाद क्या करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है ना। और फिर ये जो एम्ब्रियो होता है तो ये एम्ब्रियो क्या करता है ना, ये जो प्लेसेंटा होता है उससे क्या होता है, अटैच हो जाता है। किससे अटैच हो जाता है, प्लेसेंटा से अटैच हो जाता है। तो जब प्लेसेंटा से जब एम्ब्रियो अटैच हो जाता है तो मदर के ब्लड से क्या मिलता है, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है ना। और फिर ये जो एम्ब्रियो होता है ना, वे धीरे धीरे क्या करता है, डेवलप करता है। तो देखिए, यहाँ पर 9 मंथ्स का एक प्रोसेस होता है। तो जब एम्ब्रियो को जब न्यूट्रिशन मिलेगा मदर से तो ये अपने आप को क्या करेगा, डेवलप करेगा। और जब डेवलप करेगा ना तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, बेबी का
रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जब 9 मंथ्स का जब पीरियड हो जाएगा ना, जब 8 से 9 महीने का जब पीरियड हो जाएगा ना, तो फिर वहां पर चाइल्ड क्या होगा, उनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा, मतलब वे कंप्लीटली बाहर आ जाएगा। ठीक है। बट देखिए, अगर ओविडक्ट में अगर स्पर्म नहीं, सॉरी, ओविडक्ट में अगर एग नहीं है, तो अगर स्पर्म अगर वहां पर पहुंच भी जाता है तो फिर वहां पर जायगोट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि जायगोट का फॉर्मेशन करवाने के लिए एग का होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो कभी कभी आप देखते होंगे अपने जीवन में, आपने शायद से सुना होगा कि किसी किसी का बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स है वे एक गलत टाइम पे कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है ना, तो मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की मैं बात करूंगा, बट जब आप हायर क्लासेस में आइएगा ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को काफी ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो वहां पर ओविडक्ट में जब एग नहीं होता है तो फिर वहां पर जायगोट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और जब वहां पर जायगोट का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो फिर वहां पर किसी भी टाइप का वहां पर जायगोट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो चलिए, अब मैं बात करता हूँ मेंस्ट्रुएशंस की। ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करूंगा। तो अब देखिए, ये जो ओवरी होता है ना, वे महीने में वे क्या करता है, एक एग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और ये जो एग होता है वे कहाँ पर होता है, ओवरी में होता है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है ना, ये क्या होता है, ओवरी में होता है। तो ये जो ओवरी होता है तो हर महीने में क्या करता है, एक एग को प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। और फिर ये जो यूटेरस होता है, तो यूटेरस क्या करता है, इस एग को फर्टिलाइज करने में क्या करता है, प्रिपेयर करता है। मतलब अगर वहां पर अगर स्पर्म्स पहुंचेगा तो उस एग को क्या करेगा, मतलब जब एग के साथ अगर स्पर्म का फ्यूज होगा तो वहां पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। और ये जो यूटेरस होता है वे काफी ज्यादा क्या होता है, थिक होता है और स्पॉन्जी होता है ब्लड वेसल के साथ। ठीक है ना, जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में एक तरह से क्या करता है, मदद करता है। ठीक है ना। अगर वहां पर अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस यूटेरस में जो ये ब्लड वेसल का ये जो एक दीवार बना हुआ था, ये उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और जब उसको ब्रेक करेगा ना तो उस वेजाइना से क्या आएगा, ब्लड और म्यूकस बाहर की तरफ आएगा। और जब ये ब्लड एंड म्यूकस की तरफ बाहर आएगा ना तो उस समय उनको क्या होता है, काफी ज्यादा पेन होता है। ठीक है ना। और ये जो साइकिल होता है ना वे हर एक महीने पे होता है। और इसी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वे 28 डेज का भी होता है। अब डिपेंड करता है कि उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली जो एवरेज होता है वे एक महीने का तो होता ही होता है। मतलब महीने में एक बार ये जो प्रोसेस होता है ना ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो चलिए, जो हमारा अगला टॉपिक है वे क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ूंगा। ठीक है। तो ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है तो ये कैसे होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के हेल्प से होता है। मतलब अगर किसी पर्सन को अगर HIV एड्स है या सिफिलिस है या गोनेरिया की बीमारी है, ठीक है ना, तो जब ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो ये जो डिजीज होगा वे क्या होगा, उनके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जिस व्यक्ति को एड्स होता है उनके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट किसी भी टाइप का नहीं बनाना चाहिए। ठीक है ना। अगर आप उसके सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो वे डिजीज आपको भी हो जाएगा। और ये जो HIV है, ठीक है ना, तो HIV एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं है। तो देखिए, ये जो एड्स होता है तो ये किस वायरस से होता है, HIV
वायरस से होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रहें। अब मैं अगला बात करूंगा प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये जो प्रेगनेंसी होता है, तो इस प्रेगनेंसी को रोका कैसे जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड होता है। तो हम यहाँ पर 3 मेथड्स की बात करूंगा। तो पहला होता है बैरियर मेथड, ठीक है ना। तो बैरियर मेथड में हम क्या करते हैं, कॉन्डम्स को यूज करते हैं, डायफ्रागाम को यूज करते हैं, सर्विकल कैप्स को यूज करते हैं, कॉपर ट्यूब को यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये सब क्या है, एक बैरियर मेथड है। तो इनको यूज करने से क्या होता है कि अगर ये सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर ये लोग करते भी है, तो फिर यहाँ पर जो लड़की है वे प्रेग्नेंट नहीं होगी। अगला क्या है, केमिकल मेथड। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई कपल्स है, अब उनको बच्चा नहीं चाहिए, तो वे लोग क्या कर सकते हैं, वे लोग ड्रग्स ले लेते हैं, जैसे ओरल पिल्स होता है, ये वेजाइनल पिल्स होता है। तो इस पिल्स को लेने के बाद, तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो केमिकल मेथड होता है, तो विद इन अगर 72 आवर्स के अगर अंदर ये लोग ले लेते हैं, तो फिर प्रेगनेंसी को स्टॉप किया जा सकता है। अगला क्या है, सर्जिकल मेथड है। क्या है, सर्जिकल मेथड है। तो इस सर्जिकल मेथड में क्या होता है ना कि जो मेल का वास डिफरेंस को क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है, ठीक है ना, जिसको वेसाटॉमी बोलते हैं। तो इसको कट करने के बाद क्या होता है, वे अपना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं कर सकता है। या फीमेल के अंदर से फैलोपियन ट्यूब्स को आप कट कर दीजिए, जिसको हम लोग ट्यूबोस्टोटॉमी बोलते हैं। तो इसको कट करने के बाद ये लोग अपना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में नसबंदी बोलते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं तो वे आपके पास आसानी से वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।